वक्त हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर IISc, प्रोफेसर आलोक कुमार IISc में प्रोफेसर हैं और ये इसरो के साथ बहुत सारे काम करते हैं। आपके काम पे आएंगे, हम ये सब डिस्कस करेंगे कि ये सब क्या हो रहा है और भी आप लोगों को घूम घूम के लैब दिखाएंगे, कोशिश करेंगे सर जिन उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जिन जादुई उपकरणों का, वो कैसे दिखते हैं। आपका करियर क्या रहा है इन टर्म्स ऑफ आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई है? तो 2005 में मैं IIT खड़गपुर से ग्रेजुएट किया, फिर मैं उसके बाद सीधा मेरे PhD के लिए चला गया US। उस समय तो मुझे नहीं पता था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि नील आर्मस्ट्रांग भी पढ़े थे। वहाँ पे काम किया मैंने ऑन वो लैब बहुत ये कुछ नेशनल लैब्स बहुत फेमस थी बिकॉज वो लोग एटम बम पे न्यूक्लियर बोथ इन द फ्यूजन एंड द फ्यूजन बॉम्ब्स पे काम उन्होंने किया था। फिर मुझे लगा कि नहीं, अब थोड़ा देश वापस चलते हैं। अच्छा, स्वदेश मूवमेंट आया मेरा। तो मैंने बोला कि अब चलो कहाँ जाएंगे। तो मुझे स्पेस पे काम करने की कभी तीव्र इच्छा थी बचपन से ही। ऑब्वियस स्पेस तो सबको ही फैसिनेट करता है, काफ़ी लोगों को फैसिनेट करता है शायद। आपने अब तक इसरो के साथ क्या क्या काम किया? तो हम लोग वन ऑफ द फर्स्ट प्रोजेक्ट्स दैट आई स्टार्टेड वाज कि मून ब्रिक्स बनाना। तो ईंट बनाना चांद के। दैट वाज वन ऑफ द फर्स्ट प्रोजेक्ट्स इसरो के साथ। वो UR राव सैटेलाइट सेंटर के साथ था। एक वहाँ पे मेरा साइंटिस्ट फ्रेंड है अर्जुन बोल के, अर्जुन डे, उसके साथ मैंने ये काम शुरू किया। और उसके थोड़े दिन बाद फिर हमारा काम शुरू हुआ गगननॉट्स के साथ। ये चारों ट्रेन हुए हैं फॉर बीइंग एन एस्ट्रोनॉट, और इसमें से दो, शुभांशु ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर, ये दोनों अभी US में हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं एंड दे आर सपोज टू गो ऑन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। शुभांशु के साथ मेरा एक हॉबी है जो मिलता है, वो है एस्ट्रोनॉमी। हम दोनों को टेलीस्कोप लगा के चांद तारे देखने का काफ़ी शौक था। तो वो करते समय फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कि मून पे अगर जब इंडियंस जाएंगे तो कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, उनके लिए कैसे घर बनेंगे। फिर कौन बनाएगा वहाँ पे, घर कौन बनाएगा? मतलब ये अनपैक करके ये ऐसा कौन बनाएगा? मजदूर जाएंगे यहाँ से? मजदूर तो नहीं, हमारे एस्ट्रोनॉट लोगों को ही वो मजदूरी करनी पड़ेगी। बढ़िया प्लान है लेकिन ये होगा कब? बहुत लोग ये पूछते हैं। होगा, देखिए हम लोग तो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हम लोग तो वी आर अ रिसर्च इंस्टीट्यूशन। हमें हेलो दोस्तों, मेरा नाम आयुष है और इस वक्त हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर IISc की कार्ल सेगन लैब में बैठे। कार्ल सेगन रूम है सर, कार्ल सेगन रूम है। ये लैब है आलोक सर की। मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले इस सीरीज़ के बारे में आपको बता देता हूँ जिसका नाम है गुरुकुल। तो सर हमारी जो गुरुकुल परंपरा रही है, स्टूडेंट टीचर, वो अभी तो है नहीं बहुत ज़्यादा कुछ खास, और हमारी जो नई जनरेशन है वो खासकर इससे परिचित नहीं है। तो उनकी जेन जी जिसे कहते हैं, और उनकी एक वाइब चेक होती है, तो वो कूल लोग हैं। उनके लिए हमने गुरुकुल को गुरुकुल किया है कि हम कूल लोगों को यहाँ पे बुलाएंगे और उनसे थोड़ा सा कूल टाइप की बात करेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि ये जो चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी जिस पे आप काम कर रहे हैं, खासकर फ्यूचर ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, इंडियन स्पेस प्रोग्राम के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये काफ़ी कूल काम है। तो ये हमारा प्रोग्राम है जिसका नाम है गुरुकुल, एंड इसकी टैगलाइन है मास्टर क्लास मेड फन, जेन जी वगैरह के लिए ये। तो मैं सर के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। इसरो जो हमारी स्पेस एजेंसी है भारत की, वो IISc से कोलैबोरेट करती है, क्योंकि ये IISc जो है कोर भारत के साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट में सबसे टॉप पे आता है। IITs टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट्स के लिए ऑनेस्टली टॉप पे आते हैं, बट रिसर्च के लिए अगर देखा जाए तो IISc भारत का सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूट है, सबसे टॉप इंस्टीट्यूट है। और इसके लिए साइंस रिसर्च और एकेडमिया से कोलैबोरेट करता है इसरो। तो जो भविष्य की चीज़ें हैं जो अभी एग्जिस्ट नहीं करती हैं या बाहर हैं, वो कैसे इंडियन स्पेस प्रोग्राम में लाई जाएं, हमारे जो गगननॉट्स होंगे, जो अंतरिक्ष यात्री स्पेस में जाएंगे, उनके लिए क्या टेक्नोलॉजी बनानी होगी, हम कल को चांद पे जाएंगे तो वहाँ के लिए क्या टेक्नोलॉजी होगी, वो काम यहाँ पे शुरू होता है। ये गर्भगृह है उसका। और ऐसी एक लैब है प्रोफेसर आलोक की। प्रोफेसर आलोक कुमार IISc में प्रोफेसर हैं और ये इसरो के साथ बहुत सारे काम करते हैं। इनका स्पेस ब्रिक्स पे जो इमारतें बनेंगी चांद पे, मार्स पे हो सकता है, उस पे ये काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, आपको ये फ्यूचरिस्टिक सी स्पेस कॉलोनी दिख रही है, एक बेस दिख रहा है। सर ये मून पे बेस है? हाँ, ये मून पे। अच्छा, इस पर भारत का झंडा लगा हुआ है। हाँ एकदम ठीक है। SpaceX के यहाँ पे कैप्सूल्स भी रखे हुए हैं, अगर दिख रहे होंगे तो दिख रहे हैं। तो
ये सब तो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक साईफाई वाला काम है, और ये असल में ज़मीन पे कैसा होता है ये हम आप लोगों को दिखाने लाए हैं, जो कि हमारा एजेंडा है कि हम साइंस जो जादू है वो आपको दिखाना चाहते हैं कि जादूगर कैसे होते हैं, और ये कौन से मंत्र पढ़ते हैं, और कैसे छड़ी घुमाते हैं, यहाँ पे क्या क्या होता है, कौन कौन से पोशंस बनाते हैं ये। अगर आप लोगों ने हैरी पॉटर देखी है तो आप लोग थोड़ा समझ पा रहे होंगे। तो ये मेरा परिचय है प्रोफेसर आलोक कुमार से। एक थोड़ा सा हम आपका फॉर्मल इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे आपसे ही। आपका करियर क्या रहा है इन टर्म्स ऑफ आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई है, वेरी ब्रीफली आपका एकेडमिक करियर कहाँ पर रहा है, और आपके इसरो के साथ क्या प्रोजेक्ट्स हैं। तो आप अपने पढ़ाई लिखाई से शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं IIT खड़गपुर से हूँ। मेरा डुअल डिग्री किया था मैंने वहाँ से, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग में मेरा बैचलर्स रहा, और उसके बाद इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में मेरा स्पेशलाइजेशन था। तो 2005 में मैं IIT खड़गपुर से ग्रेजुएट किया। फिर मैं उसके बाद सीधा मेरे PhD के लिए चला गया US, और PhD के लिए मैं गया वहाँ वेस्ट लाफेट इंडियाना में एक यूनिवर्सिटी है, पर्डू यूनिवर्सिटी ना के नाम से। उस समय तो मुझे नहीं पता था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि नील आर्मस्ट्रांग भी पर्डू से पढ़े थे। तो स्पेस से लगता है कि मेरा उसी समय से ताल्लुकात बन गया था, मेरे अनजाने में बना था, उस समय मुझे पता नहीं था। फिर मैं पर्डू से PhD करने के बाद फिर मैं ओक रिज नेशनल लैबोरेटरी, जो डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी की एक लैब है वहाँ पे US में, वहाँ पे काम किया मैंने ऑन वो लैब। ये कुछ नेशनल लैब्स बहुत फेमस थी बिकॉज वो लोग एटम बम पे, न्यूक्लियर बोथ इन द फ्यूजन एंड द फ्यूजन बॉम्ब्स पे काम उन्होंने किया था। तो उस लैब्स में मुझे चांस मिला स्टाफ साइंटिस्ट बनने का। तो 3 साल में था वो कहाँ पे ओक रिज नेशनल लैब में, जो उनके स्टेट टेनेसी में थी। फिर मुझे एक मौका मिला कनाडा जाने का। कनाडा में मैं वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह शुरू किया। फिर मुझे वहाँ पे एक अवार्ड्स भी मिले काफ़ी सारे। तो एक कनाडा रिसर्च चेयर का अवार्ड मिला था मुझे। तो 4 साल मैं कनाडा में था। मेरी बहुत अच्छी लैब थी वहाँ पे। फ्लूइड मैकेनिक्स में मेरा काम है, अनुसंधान मेरा उस एरिया में है, नैनो टेक्नोलॉजी फ्लूइड मैकेनिक्स के एरिया में। तो वहाँ पे मैं 4 साल तक था। फिर मुझे लगा कि नहीं, अब थोड़ा देश वापस चलते हैं। अच्छा, स्वदेश मूवमेंट आया मेरा। तो मैंने बोला कि अब चलो कहाँ जाएंगे। तो मुझे स्पेस पे काम करने की कभी तीव्र इच्छा थी बचपन से ही। ऑब्वियस स्पेस तो सबको ही फैसिनेट करता है, काफ़ी लोगों को फैसिनेट करता है शायद, तो मुझे भी करना था। तो मैं जब सोचा कि अब इंडिया आ रहा हूँ, अब इसरो तो बैंगलोर में ही सेंटर्ड है, हेडक्वार्टर है, तो इसरो के अगर बगल में रहेंगे तो काम करते हैं थोड़ा। तो 2017 में मैं वापस आया, भारतीय विज्ञान संस्थान में मैंने ज्वाइन किया यहाँ पे। तो 2017 से मैं यहाँ पे हूँ। और ये मेरा पहला लैब था उस समय। मेरे और भी रूम्स है अब तो, लेकिन ये कार्ल सेगन रूम मैंने पहला, मेरा दैट वाज माय इंटरेस्ट कि मुझे स्पेस में कुछ काम करना है। कार्ल सेगन के बारे में अगर आप 2-3 लाइनें बता चुके हैं हमारे दर्शकों को। तो आई मीन टू मी ही वाज अ फैसिनेटिंग साइंटिस्ट, क्योंकि ना ही वो सिर्फ साइंस के बारे में बात करते थे, वो इन मेनी वेज लोगों को प्रेरणा देते थे। उनके प्रोजेक्ट्स, जैसे उन्होंने सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस सेटी बोल के जो शुरू किया था, उसका कोई एंड रिजल्ट तो नहीं निकला। एलियंस ढूंढने के लिए राइट। तो यही देखो कि साइंस में काफ़ी समय रिजल्ट्स नहीं आते हैं। हमें हमेशा लगता है कि हमेशा कोई रिजल्ट आना चाहिए, लेकिन कार्ल सेगन का ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रोजेक्ट्स में कोई रिजल्ट नहीं है। बट उन्होंने, मुझे लगता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों के मन में वो डाला कि क्या हम अकेले हैं, क्या कैसे इस प्रश्न का हम जवाब कैसे दें, उसके लिए उन्होंने पहला स्टेप उठाया है। तो आई थिंक टू मी ही वाज क्वाइट फैसिनेटिंग बिकॉज ऑफ द सेटी प्रोजेक्ट। तो आई लव्ड उनका यूट्यूब वीडियोस थोड़ा मैंने देखा था एक्सेट्रा, बट सेटी प्रोजेक्ट से मुझे काफ़ी प्रेरणा मिली थी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। आपके काम पे आएंगे, हम ये सब डिस्कस करेंगे कि ये सब क्या हो रहा है, और भी आप लोगों को घूम घूम के लैब दिखाएंगे, कोशिश करेंगे सर जिन उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जिन जादुई उपकरणों का, वो कैसे दिखते हैं। बट उसके पहले हम एक और आपका रूम है आर्यभट्ट रूम, वो भी आपकी लैब है। वो भी मेरी लैब है। वो आर्यभट्ट के बारे में अगर आप कुछ बता सकें तो। हाँ, तो आर्यभट्ट अपने समय के बहुत बड़े फिलोसोफर थे, मैथमेटिशियन थे। शायद सबको नहीं पता ये बात कि ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू से दैट अर्थ रोटेट्स। अच्छा, और ऑन इट्स एक्सिस। और उन्होंने ये कविता की तरह बोला था इसे, कि जिस तरह से हम नाव में बैठे रहते हैं और लगता है कि बाकी सब हमें छोड़ के जा रहे हैं, उसी तरह जब हम अर्थ पे बैठे हैं हमें लग रहा है कि बाकी सब मूव कर रहा है, लेकिन एक्चुअली हम मूव कर। इंटरेस्टिंगली
हमें क्या लगेगा अब कि आर्यभट्ट उस समय इतने बड़े साइंटिस्ट थे, लोगों ने उनके ज्ञान को तुरंत लिया होगा और अपने हमारे साइंस में आज इंडिया के साइंस में ये चीज़ पेनिट्रेट कर गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली पीपल थॉट कि ही वाज रॉन्ग। अच्छा। एंड उनको बहुत क्रिटिसिज्म मिला, इंडियन मैथमेटिशियन से भी क्रिटिसिज्म मिला उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। क्या कब एग्जिस्ट करते थे सर? ये अराउंड 600-700 एडी के आसपास, 1300 साल करीब पहले। हाँ 1300 साल हो गए। तो उस समय एक मैथमेटिशियन थे, उनका नाम मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, उन्होंने बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अर्थ रोटेट कर रहा हो, क्योंकि अगर अर्थ रोटेट कर रहा होता तो हम लोग तो सब छिटक जाते, बाहर निकल जाते। तो देखो एक तरह से ये बात भी सही है, क्योंकि अर्थ रोटेट अगर करे तो क्वेश्चन तो सही है। तो इसका जो आंसर है बहुत ही गहन आंसर है, क्योंकि इसको आप ग्रेविटी और ग्रेविटी के फोर्स को आपको कन्वर्ट करना होगा, कॉन्ट्रास्ट करना होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस से, तभी जाके आप समझ पाओगे कि ऐसा क्यों नहीं होता है कि ऑल्दो अर्थ रोटेट्स, व्हाई डोंट वी फ्लाई ऑफ द अर्थ? इट इज पॉसिबल दैट इफ अर्थ स्टार्ट्स रोटेटिंग वेरी फास्ट वी कैन फ्लाई ऑफ, इट इज पॉसिबल। हाँ उड़ जाएंगे अगर ये अर्थ की स्पीड बढ़ी, बहुत ज्यादा बढ़ी तो। मतलब इवन हम ये भी देखते हैं थोड़ा फ्यूचरिस्टिक वीडियोस में कि कुछ यूट्यूब पे कि अगर जो स्पीड स्लो हो रही है अर्थ की, अगर वो सिग्निफिकेंटली स्लो हो जाए तब भी दिक्कत है। यस। या सिग्निफिकेंट वो इनर्शिया वाला मामला है ना, कि अगर बस बहुत तेज एक्सेलरेट हो जाए तो वो भी हम धक्का लगेगा, और रुक जाए तब भी आगे की तरफ। अर्थ का रोटेशन के साथ काफ़ी चीज़ों का हमारे वेदर का संबंध है, तो ये सब रोटेशन चेंज होने से काफ़ी कुछ ये हो सकता है। तो लेकिन ये देखो कि कितने आर्यभट्ट भी ग्रेट थे, उनको सवाल पूछने वाले भी ग्रेट थे, क्योंकि उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा, और इसीलिए वो मेरे लिए बहुत ही अगेन एक साइंटिस्ट की तरह एक प्रेरणा के स्रोत है कि साइंटिस्ट हमेशा जो बोलता है वो तुरंत एक्सेप्ट नहीं होता वो बात, राइट? एंड दैट इज होना भी नहीं। कोई रिलीजियस स्क्रिप्चर थोड़ी है, कोई अथॉरिटी थोड़ी है। साइंस मतलब साइंस एक सिस्टम है, एक तरीका है सोचने का, है ना? और ये हमारे यहाँ परंपरा रही है सवाल पूछने की, चाहे आप उपनिषद में ले लीजिए, चाहे गुरु, मतलब ये जो हम संवाद कर रहे हैं एक तरीके से ये वही है, गुरु शिष्य। एक उपनिषद मतलब गुरु के समक्ष बैठ के सवाल पूछना, बट ये थोड़ी अभी तो एग्जिस्ट, मुझे नहीं लगता कि सोसाइटी में एटलीस्ट इसकी एक्सेप्टेंस है कि किसी भी चीज़ पर सवाल किए जा सकें, किसी भी तरीके से किए जा सके। तो खैर हम उस पर आएंगे। गैलीलियो का सर काम मेरे ख्याल से 1600s में आता है, और वो आर्यभट्ट के काम से किस तरीके से डिफरेंट था, और वहाँ की सोसाइटी, वेस्टर्न सोसाइटी में उसकी एक्सेप्टेंस कैसी थी? आप थोड़ा इस पर कमेंट कर पाएंगे? तो गैलीलियो साइंस में इसीलिए इतने फेमस है क्योंकि उन्होंने, he was one of the first जो बोले कि अच्छा तुम जो बात कर रहे हो कि फिलॉसफी दे रहे हो कि लेट्स से ऐसा होता है, उसको मैं एक्सपेरिमेंट से मापूंगा। सो उन्होंने पहली बार ये आइडिया दिया कि नहीं, अब पहली बार तो शायद नहीं, लेकिन ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जो इस बात पे अड़ गए कि जो भी थ्योरीज है दे हैव टू मेक सेंस विद एक्सपेरिमेंट्स। सो वो एक्सपेरिमेंट्स डिज़ाइन करना शुरू किए, और एक्सपेरिमेंट्स के साथ उन्होंने अपने सब चीज़ों को कोरिलेट करना शुरू किया। उनका ऑब्वियसली ग्रेटेस्ट डिस्कवरी शायद टेलीस्कोप था, जो उन्होंने जब वंस ही मेड द टेलीस्कोप, वो बहुत कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें, तथ्य सामने लाना शुरू किया जो ह्यूमन सिविलाइजेशन को पहले नहीं पता था। उन्होंने जुपिटर के मून्स को पहली बार देखा, उन्होंने मून पे कैसे फीचर्स है वो पहली बार देखा। चंद्रयान जो आज गया है, ये मून हमें कब से फैसिनेट कर रहा है, तब से फैसिनेट कर रहा है गैलीलियो के समय से। वो जब उन्होंने अपने टेलीस्कोप से देखा था तो एक इफेक्ट होता है ऑप्टिकल एबरेशन बोल के, स्फेरिकल एबरेशन बोल के। तो स्फेरिकल एबरेशन में क्या होता है कि लेंस के कर्वेचर के कारण थोड़ा सा धुंध टाइप का बन सकता है आपका इमेज के अराउंड। तो उन्हें ना मून के अराउंड थोड़ा धुंध जैसा दिखा, तो उन्हें लगा कि मून का एटमॉस्फेयर है। तो उन्होंने अपने इसमें लिखा था कि मून का शायद एटमॉस्फेयर है, जो हमें पता है कि नहीं है, लेकिन वो उनके लेंस डिजाइन के कारण था। तो उनका लेंस डिजाइन ऐसा था जो उन्हें थोड़ा सा ऐसा महसूस हुआ। बट गैलीलियो के टेलीस्कोप का जो लेंस, यस, गैलीलियो के टेलीस्कोप। लेकिन गैलीलियो का जो टेलीस्कोप था वो, क्योंकि यूरोप में ग्लास को लेंस पे बनाना इतना ज़्यादा काम हो चुका था कि जैसे ही लोगों ने फिगर आउट किया कि अच्छा आप मल्टीपल लेंसेज को साथ में लगाओगे। गैलीलियो का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि मल्टीपल लेंसेज साथ में लगाना। उससे पहले रीडिंग ग्लासेस थे, डच लोग रीडिंग ग्लासेस बनाते थे, तो बाकी लोगों ने तुरंत कॉपी करना शुरू किया, और एस्ट्रोनॉमी एज अ फील्ड
बहुत चेंज हो गया। उससे पहले हम लोग नेकेड आई ऑब्जर्वेशन पे डिपेंडेंट थे, लेकिन गैलीलियो टोटली चेंज्ड इट। ऑब्वियसली उन्होंने फिर जैसे हीलियोसेंट्रिक यूनिवर्स का बात किया, मतलब कि सन के अराउंड घूमते हैं सारे। हमारा सोलर सिस्टम पूरा सन के अराउंड है, तो ये बात तो उस समय के लोगों को पसंद नहीं आई ऑब्वियसली। क्रिश्चियनिटी, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी में यस, एंड फिर ही वाज परसिक्यूटेड फॉर दैट, राइट। मतलब मारा गया उनको। हाँ, उनको फाइनली मेरे ख्याल से उम्र कैद में रखा था उनको और उस वजह से मौत हो गई, या क्या हुआ, सूली पे चढ़ा दिया था? नहीं, कई कहानियां चलती हैं ये। हाँ, क्या हुआ था exactly? ये तो मुझे भी हिस्ट्री एक बार जाके देखना पड़ेगा। परेशान किया गया और बहुत अल्टीमेटली उसके कारण उनकी मौत हो गई। हाँ, ये तो पक्की बात yes. है। ठीक बात है। हम लौटते हैं आपके काम पे पहले, लेकिन उससे एक जरूरी बात यह है कि हम ये जानना चाहते हैं, आपके काम पे हम आएंगे, आपने अब तक इसरो के साथ क्या क्या काम किया? आपकी लैब जो है कोलैबोरेट करती है विद इसरो, तो ये क्या नेचर ऑफ कोलैबोरेशन होता है और आपने क्या क्या नोटेबल काम किए हैं जो शायद लोगों ने न्यूज़ में देखे होंगे या पढ़े होंगे, उनके सब सिस्टम्स वगैरह कुछ होंगे, तो आप अगर वो बता सकें तो। हाँ, तो मैं जब से 2017 मई में इंडिया वापस आया था और उसके कुछ दिन बाद ही मेरा इसरो के साथ कोलैबोरेशन शुरू हो गया था। कोलैबोरेशन यूजुअली यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत होता है, तो आप कोई प्रोजेक्ट साथ में लिखते हो और बोलते हो कि हम साथ में इसको करेंगे। तो हम लोग वन ऑफ द फर्स्ट प्रोजेक्ट्स दैट आई स्टार्टेड वाज कि मून ब्रिक्स बनाना, तो ईंट बनाना चांद के, और उसके लिए हमें वो रेत चाहिए या वो मिट्टी चाहिए जो चांद वाली मिट्टी चाहिए। तो चांद वाली मिट्टी तो नहीं मिलेगी आपको, लेकिन चांद उसके एब्सोल्युटली सिमिलर, जिसको हम लोग सिमुलेंट बोलते हैं, तो लूनर सॉइल सिमुलेंट, बिकॉज इट सिमुलेट्स सॉइल दैट इज देयर ऑन द मून, वो हम लोगों ने यूज करना शुरू किया। मतलब उससे मिलती जुलती मिट्टी, उसकी प्रॉपर्टीज से मिलती जुलती, जो भी क्लोजेस्ट। यस, उसको लेके फिर हम लोगों ने लैब में उसको कैसे हाउ डू वी कन्वर्ट इट इनटू ब्रिक्स, वो प्रोजेक्ट शुरू किया। दैट वाज वन ऑफ द फर्स्ट प्रोजेक्ट्स इसरो के साथ। वो UR राव सैटेलाइट सेंटर के साथ था, एक वहाँ पे मेरा साइंटिस्ट फ्रेंड है अर्जुन बोल के, अर्जुन डे, उसके साथ मैंने ये काम शुरू किया। और उसके थोड़े दिन बाद फिर हमारा काम शुरू हुआ गगन नॉट्स के साथ, गगन यात्री, सॉरी आई थिंक दैट्स द करेक्ट, गगन यात्री फाइनल हो गया है। ये बहुत बदल रहा है, लॉक कर दे, लॉक कर देते हैं। गगन यात्री ठीक भी लग रहा है। हाँ, गगन यात्री, गगन नॉट थोड़ा मतलब मिक्सचर टाइप का था, एक या तो हिंदी रखो या इंग्लिश। भाई जैसे हमारा है गुरुकुल, हम देखो हिपोक्रेट्स हमने अपने शो का नाम ऐसे रखा और हम उस पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। खैर, तो शुभांशु, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, उस समय उनके साथ काम शुरू हुआ मेरा। कब की बात है सर ये 2020 के आसपास की बात है। अनाउंस तो अभी किया है उनको मेरे ख्याल से, तो ये सर सीक्रेट में चल रहा था काम क्या? अभी आप चल ही बता रहा था। सकें, अगर अब तो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन नहीं रही है, हाँ, तो क्या कैसे सीक्रेट्स में तो काम चलता है? उस समय जैसे इनके एजुकेशन के साथ हेल्प करना था हमें, इनके ट्रेनिंग के साथ। उस समय इनकी उम्र क्या रही होगी और ये कहाँ पढ़ाई कर रहे थे, क्या पढ़ाई कर रहे थे, क्या कर रहे थे? नहीं, वो तो IAF इंडियन एयरफोर्स के टेस्ट पायलट्स हैं। अच्छा। और वो इसरो के साथ ही काम कर रहे थे। हम लोग क्या कर रहे थे और उनके साथ वो एग्जैक्टली मैं नहीं बताऊंगा, डिस्कस नहीं करूंगा। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि शुभांशु के साथ मेरा एक हॉबी है जो मिलता है, वो है एस्ट्रोनॉमी। हम दोनों को टेलीस्कोप लगा के चांद तारे देखने का काफ़ी शौक था। तो वो करते समय फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कि इतने सारे प्रोजेक्ट्स हम लोग के आइडियाज़ में आए कि मून पे अगर जब इंडियंस जाएंगे तो कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, उनके लिए कैसे घर बनेंगे, उनको कैसे सेफ रखा जा सकेगा, उनको खाना क्या होगा। तो ये सारे सवाल हमारे मन में उठते थे। तो मैंने बोला कि चलो इसके लिए प्रोजेक्ट ही कर लो ISC में। तो फिर उसका यहाँ पे मास्टर्स प्रोग्राम शुरू हो गया उस तरह से। अच्छा, उन्होंने यहाँ मास्टर्स किया है? हाँ, कर रहा है, अभी भी खत्म उसका, उनका मास्टर्स चल रहा है। कब शुरू हुआ था सर ये? डेट मुझे एक बार देखना पड़ेगा। अभी खत्म कब होगा ये आइडिया? उसको थीसिस अपनी लिखनी है, वो वापस आएगा तब। अभी तो थीसिस सस्पेंडेड है कि जब तक थीसिस खत्म करना है। कुछ हमारे बालक दोस्त होंगे, उनको पता नहीं होगा शुभांशु शुक्ला कौन है, तो आप अभी के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा बता सकते हैं कि अभी उनका क्या रुतबा है? हाँ, श्योर। तो इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत काफ़ी बड़े ट्रायल्स के बाद 4 गगन यात्रियों को सेलेक्ट किया। प्रशांत नायर, अंगद प्रताप, कृष्णन एंड शुभांशु शुक्ला। तो
ये चारों ट्रेन हुए हैं फॉर बीइंग एन एस्ट्रोनॉट, और इसमें से दो, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर, ये दोनों अभी यूएस में हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, एंड दे आर सपोज टू गो ऑन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। नहीं, एक शुभांशु शुक्ला इज द मेन, एंड देन बैकअप है Group Captain Nair is the backup. So he's supposed to go in May. Let's see. अब तो सुनीता विलियम्स भी वापस आ गई है, तो अब होपफुली जगह बन गई है आईएसएस में शुभांशु के लिए। तो हम लोग सब वेट कर रहे हैं बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ। आपने वो देखा है सर मीम, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, वो बहुत जगह है, कहाँ जगह है, नहीं देखा आपने? आप मीम्स वगैरह सोशल मीडिया? नहीं देखता हूँ, लेकिन अभी समझ नहीं आ रहा। ये काफी पॉपुलर मीम था, और ये आईएसएस के संदर्भ में भी जब सुनीता विलियम्स फंस गई थी तो ये चला था, या नहीं चला था पता नहीं, मुझे सपने में आया होगा कि उसमें चल रहा था कि बहुत जगह है, नई जगह है ऐसे। ये एक बहुत फेमस कॉल रिकॉर्डिंग है, उसका मीम बना हुआ है। तो शुभांशु जी जाने वाले हैं होपफुली अभी मई में। Yes, and once he goes, he should become the second Indian in space after राकेश शर्मा जी। Yes, तो राकेश शर्मा तो 1984 में गए थे शायद। 40 साल हो गए। हाँ, काफी दिन हो गए। तो रशिया, वो रशिया के साथ गए थे, अभी ये स्पेस एक्स के साथ जा रहे हैं, यूएस के साथ जा रहे हैं। हाँ, ये अभी ड्रैगन में जाएंगे। एक्जियम बोल के एक कंपनी है, he is going as part of the crew of Axiom। एक्जियम क्या करती है स्पेस एक्स के साथ? एक्जियम अपनी एक कंपनी है जो आई थिंक दे सेंड एस्ट्रोनॉट्स, वो शायद स्पेसएक्स के साथ उनका टाई अप है। एग्जैक्ट रिलेशनशिप तो मुझे नहीं पता, बट दे हैंडल सम ऑफ द एस्ट्रोनॉट्स एंड अच्छा प्राइवेट एस्ट्रोनॉट्स। समझ गया, ठीक है। ये वो स्पेसक्राफ्ट होगा मेरे ख्याल से, क्रू ड्रैगन। यस, जिसमें वो जाने वाले हैं। नहीं, ये क्रू ड्रैगन का ये नहीं है, ये हम लोग कार्गो है क्या? ये हम लोगों ने बनाया था ये सोच के कि हम लोग क्या देख रहे थे कि अगर हमें लेट्स से घर बनाना है मून पे, तो उसके लिए हमें घर को डिज़ाइन करना पड़ेगा, यहाँ पे उसके पार्ट्स मैन्युफैक्चर करने पड़ेंगे, और उसके बाद हम उसे पेलोड फेयरिंग ऑफ ए रॉकेट में डाल के, पेलोड फेयरिंग आपका रॉकेट का वो लास्ट अंतिम हिस्सा होता है जिसमें आप सैटेलाइट्स डालते हैं या कुछ भी डालते हैं। तो अगर हमें घर भेजना है, अगर किसी एस्ट्रोनॉट्स के लिए, लेट्स से इंडियन एस्ट्रोनॉट्स मून पे जाने वाले हैं, उसके पहले हमें वहाँ के लिए एक छोटा सा हैबिटेट बनाना है, तो वो हैबिटेट हमें वो पेलोड फेयरिंग में डाल के भेजना पड़ेगा। तो ये जो हैबिटेट्स हमने, ये पीछे आपको दिख रहा है, ये हम लोग ने जानबूझ के मॉड्यूलर फॉर्म में बनाया है। ये अभी मॉड्यूलर फॉर्म क्या होता है सर? तो मॉड्यूलर ऐसा है कि ये सारे अलग अलग ये पैनल्स हैं, ये पैनल सब अलग अलग हो जाते हैं, और इसको फिर यहाँ पे आप जॉइनरी से ज्वाइन करोगे। दैट इज इट्स अ डिज़ाइन कॉन्सेप्ट जो हम लोग प्रपोज कर रहे हैं कि मॉड्यूलर हैबिटेट होना चाहिए जिसमें अलग अलग पैनल्स हो ऑफ द सेम साइज, देन यू पुट देम टुगेदर। यू आप आइकिया से खरीदा आपने कुछ कभी फर्नीचर? हाँ, तो इतनी बड़ी फर्नीचर एक छोटे से बैग बॉक्स में आ जाती है ना, तो सब अच्छा। वो हुआ मॉड्यूलर डिजाइन आपका। अच्छा। कि एक चीज एक के अंदर फिट हो जाएगा, और उसके बाद आप स्क्रू लगा के कुछ थोड़ा सा आपको मिनिमल काम करना है, लेकिन एवरीथिंग इज प्री फैब्रिकेटेड, सेंट, और आप वहाँ पे जाके उसको असेंबल करते हो। सो आपका मेजर काम है असेंबली का होता है, ना कि कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करना हो। हाँ। तो वही हम लोग उस टाइप का एक डिज़ाइन हम लोगों ने प्रपोज किया है कि सब ये सारे पैनल्स अलग अलग होंगे और सब एक साथ आ जाएंगे। जहाँ पे आपको अगर मॉड्यूल बनाना है तो आप ज़्यादा पैनल्स ले जाओ, छोटा मॉड्यूल बनाना है तो छोटे पैनल्स ले जाओ। और ये सब ऐसे डिज़ाइन किया गया है ताकि डिफरेंट एयरक्राफ्ट्स के पेलोड फेयरिंग्स में आ सके। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये आपका ऐसा है, ये स्पेसएक्स का जो स्टारशिप रॉकेट है उसमें एक बार ही आ जाएगा। तो अगर आपको एक हैबिटेट बनाना है, स्टारशिप की जो पेलोड कैपेसिटी है वो इसको सपोर्ट करती है। तो आप इस सबको अलग अलग करके आइकिया की तरह सबको एक छोटे से पेलोड फेयरिंग में छोटा से ये बना के आप पूरा पैकेज करके आप भेज दे सकते। फिर कौन बनाएगा वहाँ पे? घर कौन बनाएगा? मतलब ये अनपैक करके ये ऐसा कौन बनाएगा? मजदूर जाएंगे यहाँ से? मजदूर तो नहीं है, हमारे एस्ट्रोनॉट लोगों को ही वो मजदूरी करनी पड़ेगी। अच्छा। तो यूजुअली एस्ट्रोनॉट्स आर वेरी हाईली ट्रेन्ड इन ऑल दीज डिफरेंट थिंग्स टू टेक केयर ऑफ। तो होपफुली उनको भी ट्रेन किया जाएगा ये असेंबल करने में। ये बढ़िया प्लान है लेकिन ये होगा कब? बहुत लोग ये पूछते हैं। होगा, देखिए हम लोग तो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हम लोग तो वी आर अ रिसर्च इंस्टीट्यूशन। हम आइडियाज देते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स पे अनुसंधान करते हैं, बट ये कोई प्रोजेक्ट के अंतर्गत है नहीं एज सच। आपने प्रपोज किया है? ये हमारा प्रपोजल है। अब तो ये एक संभावित भविष्य हो सकता है भारत का चांद पर जरूरी नहीं है क्या? जरूरी नहीं। ठीक है।
और इसके लिए मतलब इस तरीके ये एरिया वगैरह वाइज आपने पूरा डिजाइन किया होगा कि कितना एरिया लेगा चांद पे? हाँ देखिए एरिया के प्लॉट के हिसाब से देखें तो आजकल चांद पे जमीन खरीदने का भी मामला चल रहा है। हाँ, तो कितना प्लॉट लेना पड़ेगा बनाने के लिए, कितना स्क्वायर फीट का? तो ये हम लोगों ने डिज़ाइन किया है एस्ट्रोनॉट्स के बेसिस पे कि एक एक जो मॉड्यूल है दैट इज़ इनफ। देयर आर सम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स कि अगर एक एस्ट्रोनॉट को एक महीना बिताना है तो एटलीस्ट मिनिमम इतना एरिया चाहिए, इतना स्टोरेज एरिया चाहिए, इतना एक्स्ट्रा किचन के लिए इतना एरिया चाहिए। वो स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ एटलीस्ट सजेस्टेड नंबर्स हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये सब डिज़ाइन किया गया है। ठीक, मार्स हैबिटेट पे भी काम कर रहे हैं सर? ये तो मून वाला मामला लग रहा है। हाँ, ये मून या मार्स दोनों पे काम करेगा। अच्छा। तो इसमें ये डिज़ाइन ऐसा है कि ये इंडिपेंडेंट है उस तरह से। नहीं, इसमें जो ये मॉड्यूल्स है, मॉड्यूल्स मतलब इसके अलग अलग हिस्से ना, तो वो मतलब ये मटेरियल क्या होगा? मटेरियल पे अभी भी काम चल रहा है। ये एक तरह का कॉम्पोजिट होगा और वो कॉम्पोजिट ऐसा होगा जिससे आपकी कॉस्मिक रेज, रेडिएशन ये आप दूर रख सकते, मतलब ये आपको रोकेगा। प्लस आपका जो थर्मल चेंजेस होता है आपका बोथ मून एंड मार्स पे जो टेम्परेचर चेंजेस होते हैं वो बहुत ही एक्सट्रीम होता है, क्योंकि मार्स पे आपका एटमॉस्फेयर है लेकिन बहुत ही थिन एटमॉस्फेयर है। तो एटमॉस्फेयर अर्थ की तरह नहीं होने के कारण क्या होता है कि जब सूरज का किरणें पड़ती हैं और जब सनसेट हो जाता है तो उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस आ जाता है। तो ये बोथ मून एंड मार्स के लिए प्रॉब्लम है। तो ये ऐसे होंगे जिससे ये थर्मल बैरियर भी प्रोवाइड करेंगे। ये ऐसे होंगे कि आपका अगर माइक्रोमीटियोराइट इम्पैक्ट हुआ, जैसे मून के सतह पे मीटियोराइट का इम्पैक्ट होते रहता है, तो बड़े बड़े गड्ढे दिखते हैं अगर आप टेलीस्कोप से, छोटी चट्टानें गिरती रहती है। वो जो गड्ढे बने हैं उसी के कारण बने। तो उसमें क्या होता है कि वो एक चट्टान से तो आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो तो बहुत ही बड़ी वेलोसिटी पे आती है, बट ऐसे चट्टान जब गिरते हैं तो उसके कारण सेकेंडरी माइक्रो मीटियोराइट्स बनते हैं जो एक उसके टुकड़े होते हैं। हाँ, इम्पैक्ट के बाद और टुकड़े होते हैं और वो टुकड़े भी बुलेट कह सकते हैं, बलवा। हाँ। और वो बुलेट्स की तरह फ्लाई करते हैं। अच्छा। क्योंकि अब एटमॉस्फेयर नहीं है तो उनको स्लो डाउन करने के लिए कुछ नहीं है, तो ड्रैग नहीं है, सो दे जस्ट फ्लाई एज बुलेट्स ऑल अक्रॉस, ऑल अराउंड। और स्पीड धीमी नहीं होती, जैसे बुलेट की तो हम चलाएं तो यहाँ से 1 किलोमीटर बाद जाके शायद गिर जाए, धीमी हो जाए एटमॉस्फेरिक ड्रैग के कारण। जैसे हम बाइक चला के छोड़ देते हैं तो अगर हम छोड़ दें तो वो ड्रैग के कारण, फ्रिक्शन के कारण रुक जाएगी। Exactly. पर वहां ऐसा नहीं है। नहीं, वो उसी रफ्तार से चलती रहेगी गोली जिस रफ्तार से निकली है। तो क्या करेंगे सर? तो इसीलिए ऐसा आपका मटेरियल बनाना पड़ेगा। ये हम लोग जो कंपोजिट बनाएंगे वो ऐसा होगा, बुलेट प्रूफ होगा। हाँ, बुलेट प्रूफ होगा, मतलब उससे भी ज्यादा स्टैंडर्ड्स, क्योंकि जान दांव पे लगी है बहुत हाई प्रोफाइल लोगों की। हमारे टॉप टैलेंट्स और ये सब लोगों की और मतलब नेशनल इंटरेस्ट और राष्ट्र की साख दांव पे लगी है वहां पे। तो ये सब बहुत ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि ऐसे मतलब अभी तो चांद पे नहीं बट स्पेस डिजास्टर्स भी हुए हैं अनफॉर्चुनेटली, यूएस में खासकर, जितना सबसे ज़्यादा एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजा। तो इन सब कंटिजेंसीज का आपको ध्यान में रखना पड़ता होगा। क्या क्या और चीज़ें हैं नुआंसेस सर? जैसे हम लोग ये समझते नहीं है बहुत सारे लोग कि क्या घर ही तो बनाना है चांद पे, उधर मिट्टी उठाओ, ईंट, जैसे आप स्पेस ब्रिक्स बना रहे हैं वहाँ पे, मून ब्रिक्स बना रहे हैं, बनाओ रख दो। पर क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता? जैसे गुवाहाटी तरफ असम साइड आप घर जाएं तो बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ के घरों की डिज़ाइन उसके हिसाब से होती है। हमारे यहाँ राजस्थान में रेगिस्तान में अगर रेगिस्तानी इलाके में घर बनते हैं उनकी उस हिसाब से होती है, उसको डील कर पाए। कहीं फ्लड वाला एरिया होता है उसकी उस हिसाब से होती है। तो चांद पे किस तरह की वो होती है और क्या ध्यान में रख के आप लोग बनाते हैं? अभी तो कुछ चीज़ें आपने बता दी, कुछ और क्या बेसिक चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है? देखिए, एक बेसिक चीज़ ये है कि चांद पे जाना, चाहे कितने भी बड़े रॉकेट क्यों ना बन जाए, हमेशा एक एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन रहेगा। अभी तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव है, बाद में जाके थोड़ा शायद ये कम हो अगर स्टारशिप बन जाए तो, लेकिन फिर भी वो एक्सपेंसिव ही रहेगा। तो आप क्या चाहेंगे ना कि मिनिमम अमाउंट ऑफ थिंग्स आप यहाँ से अर्थ से ले जाए, तो जितनी कम में हो सकता है वही चीज़ें। तो इसके लिए यू ऑल्सो हैव टू यूज़ जो आपके पास रिसोर्सेज हैं। अब चांद पे क्या रिसोर्सेज हैं? तो चांद पे अनफॉर्चुनेटली अभी तक जितना हमें पता है, लोग बोलते हैं पानी है, लेकिन पानी का भी बहुत वो कम मात्रा में है। वो पानी एक्चुअली जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि और अगर आइस अगर है काफ़ी बड़ी मात्रा में, अभी तक जितना हमें पता है वो बहुत ही कम मात्रा में पानी है। तो आपका मेन चीज़ वहाँ पे है जो चांद की मिट्टी है। अब चांद की मिट्टी एक्चुअली बहुत ही वाइट शाइनी टाइप की सिल्वरी टाइप की मटेरियल है, बट इट इज़ एक्चुअली सैंड।
50% ऑफ इट इज SiO2. आपको याद होगा शायद केमिस्ट्री के सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज जस्ट सैंड. It is absolutely unusable, very difficult to use it for different things, right? उसी सैंड से हमारी ये चिप्स बनती हैं सर, आई गेस. सिलिकॉन बेस्ड चिप्स जो होती हैं वो उसी रेत से हम बनाते हैं. काफी प्रोसेस रेत में हम जान फूंक देते हैं कि वो जीवित हो जाती है. मतलब जो एक अलग इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने की भी बात चली. सॉरी मैं थोड़ा डिविएट करता रहता हूँ, बट मुझे आ जाता है तो मैं रोक नहीं पाता खुद को कि उसी कार्बन बेस्ड लाइफ है और ये कार्बन बेस्ड इंटेलिजेंस है. तो ये रेत से एक बार फिर पुतले बनाए जाएंगे जिनमें दोबारा बुद्धि फूंकी जाएगी और क्या पता उनमें कॉन्शियसनेस आ जाए. एक बड़ा सवाल है कि क्या कॉन्शियसनेस कार्बन बेस्ड लाइफ जो ये है इसके अलावा भी कहीं और आ सकती है कि तो हम लोग सर भगवान हो जाएंगे फिर. तो हमने रेत के पुतलों को अगर जिंदा कर दिया तो वो तो हमें देखना पड़ेगा कि जो जिसको हम बना रहे हैं वो कहीं हमसे बड़े भगवान ना बन जाए. ये तो बड़ा रिस्क है. एक आप फॉलो करते हैं सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अलाइनमेंट? थोड़ा बहुत फॉलो करता हूँ, ज्यादा तो नहीं, मेरा एरिया नहीं है उतना उसमें, लेकिन हर जगह मतलब खासकर साइंटिफिक प्रोग्रेस में मैं देख रहा हूँ तो उसके एप्लीकेशंस निकल के आ रहे हैं. मेडिकल से लेके, जैसे ये जो केमिस्ट्री नोबेल प्राइज है इस साल का आपने देखा, डेमिस हेसेबिस और जॉन जम्पर लोगों को जो मिला है, तो ये तो गूगल के लोग हैं. मतलब ये सॉफ्टवेयर वाले लोग हैं लेकिन इनको केमिस्ट्री नोबेल प्राइज मिला बिकॉज इनने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी केमिस्ट्री में जो थी, विच वाज प्रोटीन फोल्डिंग प्रॉब्लम. तो साइंस मतलब डेमिस हेसेबिस जो गूगल डीप माइंड के सीईओ हैं, उनका प्रपोजिशन यही है कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अलग लेवल पे ले जाएगा और वो उनका मेन फोकस है. तो आपको क्या लगता है स्पेस में आप पहली बात तो आप अभी कुछ यूज करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स का यहाँ पे अपने काम में या डेली लाइफ में, और फ्यूचर क्या हो सकता है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो अब सब चैट जीपीटी तो सभी यूज कर रहे हैं. सभी कोई इमेजेस अगर बनाना होता है तो जेमिनाई ये अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज करके उसका जनरेटिव एआई तो यूज करने में एज कंज्यूमर्स तो हम लोग काफी सबको ही ऑलमोस्ट हो गया है. बट हमारे लिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डायरेक्टली कोई काम नहीं करती, लेकिन यूज तो हम लोग कर ही रहे हैं. इसमें एक्चुअली एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताया. तो एक क्वेश्चन है कि अगर ह्यूमन सिविलाइजेशन अर्थ से बाहर जाती है तो वो किस फॉर्म में बाहर जाएगी. तो इसके दो स्कूल्स ऑफ थॉट है. एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि ह्यूमंस ही दूसरे प्लैनेट मतलब मार्स पे या मून पे हम लोग जाएंगे और वहाँ पे हम अपना लिविंग वेज थोड़ा चेंज करेंगे, अपना तरीका चेंज करेंगे एंड वी विल अडेप्ट टू दिस डिफरेंट प्लैनेट्स. ठीक है, ये एक स्कूल ऑफ थॉट है. ये एक गुट है जो बोलता है कि ऐसा होगा. एक और है वो बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, होगा ये कि मशीन्स जाएंगे हमारे बिहाफ पे. राइट. सो machines क्या कहते हैं, humans beings will not be able to go and live on the kind of environment that is there on Mars and Moon for long time. हम लोग थोड़े दिन के लिए हो सकता है ज़रूर विजिट कर लें और वापस आ जाएं, लेकिन लॉन्ग टर्म हम नहीं रह पाएंगे वहाँ पे. हमारी बस्ती नहीं बनेगी, सिविलाइजेशन नहीं बनने वाली है वहाँ पे. तो ह्यूमंस की बस्ती मार्स पे हो सकता है ना बने, लेकिन मशीन्स जरूर चले जाएंगे. और आप ये देखो कि ये तो ऑलरेडी हो रहा है. मार्स पे रोवर्स ऑलरेडी जा चुके हैं. हाँ, वो वन ऑफ द वेज हम मार्स के बारे में इतना कुछ जानते हैं इज बिकॉज द रोवर्स वेंट एंड टुक अ लॉट ऑफ सैंपल्स, डिड अ लॉट ऑफ एनालिसिस, उसके थ्रू हम जानते हैं. तो क्यूरियोसिटी रोवर्स थे. हाँ, तो राइट, परसिवियरेंस लेटेस्ट है. तो ये सब इन्होंने जिस तरह का साइंस किया है वो तो एक तरह से ह्यूमंस नहीं है लेकिन ह्यूमन लोग का साइंस चल रहा है वहाँ पे. ऑगमेंटेशन इन्हें कह सकते हैं. मतलब हमारे सेंसेस में, मतलब हमारी आंखें वहाँ नहीं हो सकती तो क्या बात है, हमारे कैमरास तो हो सकते हैं. तो जो मशीन्स हैं वो हमारे ही, या जो हमारे मोबाइल फोन्स को जैसे कहा जाता है कि हमारा दिमाग है दिमाग से बाहर, जिसमें हम स्टोर कर सकते हैं चीज़ें, और वो हमारे अब तो हाथ से चिपका ही रहता है, आपकी जेब में ही होगा आई गेस, है ना. तो और धीरे धीरे हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं. और इलॉन मस्क का जो काम है न्यूरालिंक को लेकर खासकर, कि वो इसको ही जोड़ देना चाहते हैं उससे. ये सारी चीज़ें रिलेटेड हैं, ये सारी चीज़ें स्पेस से रिलेटेड है मेरे ख्याल से, क्योंकि स्पेस एक्सप्लोरेशन में इसका बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और ब्रेन मशीन इंटरफेसेस का. इसीलिए मोस्ट लाइकली मस्क ने उन कंपनीज में पैसा डाला है, इज बिकॉज कि ये सब चीज़ लिंक्ड है. हाँ, इलॉन मस्क के बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो उनका बहुत ज़्यादा जो ड्राइव है, जो भी वो कर रहे हैं वो साइंस फिक्शन से आती है. और मतलब अच्छे तरह का साइंस फिक्शन, कुछ भी हवाबाजी नहीं, मतलब प्रॉपर अच्छा जो हाई क्वालिटी साइंस फिक्शन होता है. जो भी उन्होंने किताबें पढ़ी, कल्चर सीरीज जो है,
और दूसरे वो हैं, तो उनमें जो चीज़ें लिखी हुई थी वहाँ उनको ही वो हकीकत में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं थोड़ी सी आपसे इस पे बात करना चाहता हूँ। इमेजिनेशन, ह्यूमन इमेजिनेशन, उसके बल पे हम लोग क्या क्या परिकल्पनाएं कर सकते हैं, क्या क्या सोच सकते हैं, और हमारी ये काबिलियत कि हम उसको हकीकत में भी तब्दील कर सकते हैं। इतनी खतरनाक चीज़ें, मतलब इतनी बेहतरीन भी चीज़ हैं, खतरनाक भी हैं, बेहतरीन भी हैं, पता नहीं क्या कैसे यूज़ हो उनका, कि अब ये मोबाइल है, हम लोग यहाँ बैठे आपकी लैब में बात कर रहे हैं और वो लोग वहाँ पे प्रकट हैं। आपकी लैब में मुझे एक VR बॉक्स भी दिखा, उस पर भी हम बात करेंगे आप वर्चुअल रियलिटी के साथ कैसे काम कर रहे हैं। बट फ्यूचर में तो ये लोग बिल्कुल जैसे ये फ़ोन पे फ्लैट स्क्रीन पे देख रहे हैं, फ्यूचर में ये लोग हमें ऐसे ही देख पाएंगे कि ये हमारे बीच ही बैठे हैं जैसे ये लोग बैठे हैं। तो ये तो जादू है सर। इस पे आपके थोड़े से विचार जानना चाहूँगा मैं। नहीं, जादू तो है ही, एब्सोल्युटली है। अब 50 साल पहले के मनुष्य को आप अभी के समय में लेके आ जाओ और दिखाओ ये सब, तो 50 साल पहले वाला आदमी अचंभित हो जाएगा कि ये क्या चल रहा है। ये अब अगले 50 साल क्या हो सकता है। 10 साल पहले AI इतना कुछ कर सकता है, ये कितने लोगों ने सोचा था कि AI इस रेट पे ChatGPT आपको एक किताब लिख के दे सकता है, आपके होमवर्क को ख़त्म कर सकता है, और आपका पढ़ाई में आपको होमवर्क आधा करके दे देता है। ये किसने सोचा होगा कि इस तरह से टेक्नोलॉजी इवॉल्व करेगी। वो तो हम लोग आज देख रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, बोल के हमें पता है, राइट। तो साइंस एक तरह से साइंस फिक्शन को ही फॉलो करते रहती है। तो मैं तो साइंस फिक्शन बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ। मैं तो आई लव साइंस फिक्शन। जैसे आप ये देख के मुझे मार्शियन की याद आ रही है। मार्शियन देखिए सर आपने? yes. हाँ, इंटरस्टेलर भी हल्की फुल्की मुझे याद आ रही है। तो ये जो कहानियां हैं, आप बता रहे थे कि वो जो इम्पैक्ट होते हैं और उनकी ये मीटेराइट्स जो होते हैं उनके लगने का खतरा रहता है। तो मार्शियन का जो प्लॉट है मेरे ख्याल से वो यही है कि तूफान आता है मार्स पे और फिर वो उनका हैबिटाट जो होता है वो खतरे में आ जाता है, और कैसे ह्यूमन स्टोरी है वो। तो फिर बिल्कुल तो उसमें इंटरेस्टिंग एक पार्ट है उसकी, जो आपको अगर मार्शियन वाली बुक पढ़े हो तो पता चलेगा। जैसे तो उसमें एक है पोटैटो ग्रो कर रहा होता है, राइट। तो पोटैटो के लिए मार्शियन सॉइल में वो इंग्रेडिएंट्स नहीं है कि आप पोटैटो प्लांट इजीली ग्रो कर सको। तो वो क्या करता है कि वो अपना गट बैक्टीरिया यूज करके पहले, क्योंकि हमारा पूरा एक ना कनेक्टेड इकोसिस्टम है, हमें लगता है कि अच्छा ये ट्री अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस ऑल ऑफ अस आर कनेक्टेड थ्रू आवर इकोसिस्टम। तो जो सॉइल में जो माइक्रोब्स होते हैं, फंगस होता है, बैक्टीरिया होता है, वो प्लांट के साथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमारा इकोलॉजी को डिफाइन करता है। तो ही ट्राइज टू डू दैट। तो हम भी यहाँ पे हमारे लैब में बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं इन मार्शियन सॉइल और लूनर सॉइल, और देख रहे हैं कि कैसे अर्थ बैक्टीरिया के लिए मार्स और मून एलियन है। हम हमेशा एलियन को ऐसा सोचते हैं कि कोई एलियन बाहर से अर्थ पे आएगा, लेकिन आप ये प्रश्न को उल्टा करो। जब हम लोग कहीं और जाएंगे तो हम एलियन है वहां के लिए, हमारे बैक्टीरिया जब वहां जाएंगे तो वो बैक्टीरिया उस जगह के लिए एलियन है। हाँ, मतलब अमेरिका वाले यहाँ फॉरेनर है, पर हम भी तो अमेरिका में फॉरेनर है। यस, और क्या वाली बात है। तो हमारे लैब में उसका भी काम चल रहा है। और मार्शियन बुक में पहले उस चैप्टर में जब वो एक्सीडेंट होता है तो उसका सबसे पहला टेंशन ये रहता है कि वो बैक्टीरिया मर ना गए हों सॉइल में। तो सॉइल एक्सीडेंट के बाद वो एक एक्सप्लोजन होता है जिसमें एक पार्ट उसका जो हैबिटेट रहता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो वो वापस उस सॉइल को लेता है जिसमें पोटैटो प्लांट ग्रो कर रहा होता है, और देखता है माइक्रोस्कोप के अंदर कि बैक्टीरिया है कि नहीं। तो उसे दिखता है कि बैक्टीरिया जिंदा है, तो उसे लगता है कि चलो अब हो जाएगा, प्लांट्स को मैं वापस रीग्रो कर लूंगा। तो उस तरह का काम चल रहा है यहाँ पे। तो जो साइंस फिक्शन है और साइंस है वो बहुत क्लोजली यहाँ पे दो बहुत ही पास पटरियों में चल रही है हमारे लैब में काम। सर मेरे साथ एक बड़ी समस्या है। मैंने बहुत अच्छा प्लान करके रखा था कि मैं आपसे ये पूछूंगा वो पूछूंगा, लेकिन बातचीत इतनी इंटरेस्टिंग हो जाती है और इतनी इंटरेस्टिंग बातें टेंजेंट्स निकल जाते हैं कि मुझे समस्या हो जाती है वापस लौटने में। तो इस चक्कर में इंटरव्यू जो 30 मिनट का मैं प्लान करता हूँ वो लंबा भी हो जाता है। तो बट हम आएंगे, वो तो लिखा ही हुआ है जो हमें कोशिश करनी है। आपने पहले तो ये बात करी कि इकोसिस्टम कनेक्टेड है, साइंस फिक्शन की बात चल रही थी। मुझे एवतार मूवी की याद आ गई। आपने देखी है? देखिए, अवतार का ही वो है। वो लोग भी बाहर जाते हैं रहने के लिए, किसी एक ग्रह के चांद पे वो लोग रहते हैं,
और वहाँ पे वो लोग का एक जो दूसरे लोग होते हैं, इंडिजिनस लोग जो ट्राइब होती है, वहाँ के लिए हम एलियन होते हैं और उनके रहने का एक तरीका होता है। और हमारा जो मतलब उसमें दो फिलॉसफीज की लड़ाई है मेरे ख्याल से, अगर आप देखें तो। और साइंस के साथ भी ये बड़ा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और प्रोग्रेस के साथ भी ये बड़ा सवाल जोड़ा जाता है। वो जो एक ऐसे नहीं लिखवाया जाता था, विज्ञान वरदान या अभिशाप, मतलब गुण और क्या है वो इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, तो वो फिल्म जो है उसका प्रकटीकरण है मुझे लगता है। एक मतलब इंडिक फिलॉसफीज जो है मैं देखता हूँ, या ईस्टर्न फिलॉसफीज आप कह लीजिए, तो वो थोड़े से कनेक्टेड रहती हैं नेचर से, हमारे सराउंडिंग से, वसुधैव कुटुंबकम। मतलब ये नहीं कि सब लोग साथ में रहो, पूरी वसुधा ही, पूरी पृथ्वी एक कुटुंब है और सब लोग छोटे से लेके बड़ी चीज़ें, पेड़ से लेके नदियाँ से लेके, यहाँ हमारा जो कल्चर है, आपके हाथ में मुझे वो दिख रहा है तो मैं उसको इग्नोर भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है आप कल्चरली भी कनेक्टेड है थोड़ा सा। तो एज अ साइंटिस्ट हु इज डीपली रूटेड इन फिलॉसफी एंड कल्चर, मुझे नहीं पता कितने आप रूटेड हैं कितने नहीं है, बट शुड साइंस बी रूटेड इन कल्चर, फिलॉसफी, रिलीजन, शुड बी मतलब ड्राइव इंस्पिरेशन फ्रॉम देयर? हाउ डू यू लुक एट दिस कि ये कितना अफेक्ट करता है साइंटिस्ट को और उनके काम को? हिस्टोरिकली हमेशा करता रहा है कुछ कुछ लोगों को। मैं तो ऑब्वियसली फ़ैन हूँ हमारे फिलॉसफी का, हमारी किताबों का। इनफैक्ट इस टॉपिक पे मुझे एक कॉन्सेप्ट है इंद्रजाल बोल के, कि सब कुछ इंद्र, जिसको इंग्लिश में इंद्राज नेट बोला जाता है। इट्स अ फिलॉसफी, सॉर्ट ऑफ फिलॉसफी व्हिच सेज कि ऑल थिंग्स आर कनेक्टेड। तो ये हमारे शास्त्रों में काफ़ी पहले इस चीज़ का वर्णन था। शायद वो उस तरीके से उन्होंने नहीं सोचा होगा जिस तरह से आज हम लोग को पता चल रहा है, लेकिन साइंस वो फिलॉसफी को रिडिस्कवर कर रहे हैं हम लोग आज इन सम सेंस। जब हम ये देख रहे हैं कि एक ग्राउंड के नीचे भी एक फॉरेस्ट है और बैक्टीरिया, फंगस जो कनेक्टेड है, जो ऊपर वाले फॉरेस्ट के साथ भी कनेक्टेड है और उसके साथ हम कनेक्टेड हैं, और उसके साथ ये अर्थ का एनवायरनमेंट भी कनेक्टेड है। सभी एक तरह से एक फुल इकोसिस्टम के हम अलग अलग अंग हैं, राइट। तो ये फिलोसॉफिकली तो मुझे तो हमेशा ही काफ़ी इंटरेस्ट करता रहा है और मैं तो अपनी प्रेरणा लेते रहा हूँ। मतलब ह्यूमंस के ओरिजिन को लेकर अलग अलग बातें चलती हैं, खासकर रिलीजन्स में, कि ऐसे आए वैसे आए, ये भगवान ने भेजा। एक सेमेटिक रिलीजन्स में ये चलता है एडम ईव वाली जो कहानी है। यहाँ भी मतलब अपने यहाँ पुराणों में आप देखेंगे तो मनु की कहानी जो है वो चलती है। बट मैं इसको देखता हूँ नेचुरल मतलब नेचर के पर्सपेक्टिव से कि हम लोग क्या हैं। मतलब हम लोग यहीं से तो उठ के खड़े हुए हैं। ये जो था, हम लोग हिस्ट्री देखते हैं अर्थ की, तो कुछ नहीं था, सिंगल सेल्ड, पता नहीं इसी में कुछ हुआ, वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल बना, ओशन में लाइफ फॉर्म हुई, सिंगल सेल, मल्टीसेलुलर, प्लांट बेस्ड, लैंड पे आई, उसमें से ही फिर मतलब इवोल्यूशन वाला जो पूरा मामला है, फिर उसमें से कुछ मैमल्स, पता नहीं क्या क्या, और अल्टीमेटली हम। तो यही पृथ्वी तो उठ खड़ी हुई है अपने कुछ छोटे छोटे हिस्सों में, हमारे रूप में। तो हम कैसे अलग हो सकते हैं इससे? और एक इस पर लेकिन ये चलता है कि ह्यूमंस जो हैं कैंसर हैं पृथ्वी के लिए। कैंसर सेल्स क्या करते हैं हमारी बॉडी में, वो ग्रो हो जाते हैं, बट वो इतना ज़्यादा ग्रो करने लगते हैं कि हमारे दूसरे सिस्टम्स को, इस पूरी बॉडी को, मतलब वो अपने इंटरेस्ट के लिए पूरी बॉडी को तबाह करने लग जाते हैं। तो ह्यूमंस को अगर अर्थ के सेल्स के रूप में देखा जाए तो हम लोग कैंसरस सेल्स हैं, ऐसा कहा जाता है। और इसमें मुझे कुछ गलत नहीं दिखाई देता। आप इसको कैसे देखते हैं? ये बात तो सही है कि हमें एक बैलेंस मेंटेन करना है ताकि ये इकोसिस्टम स्थापित रह सके। अब काफ़ी दिनों तक इस बात का पूरा ज्ञान नहीं था बहुत सारे लोगों को, स्पेशली जब हम लोग कि हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं उससे कितना चेंजेस आता है, हम लोग जो कंज्यूम करते हैं उससे माइक्रोप्लास्टिक्स बनते हैं। ये सब तो काफ़ी अभी इन सम सेंस नया नॉलेज है। अगर आप 40 साल पुराने अगर किसी व्यक्ति से पूछोगे तो उनको वो नॉलेज लेवल नहीं था, राइट। टू बी ऑनेस्ट, अब नाउ दैट वी हैव द नॉलेज, we have to act on it, and we are in some ways representative of the planet itself, so we have to be the ones who are also have to protect it. ये तो हमारा responsibility है। इस जो हम लोग खुद को कहते हैं होमो सेपियंस, सबसे समझदार जीव, सबसे वाइज बीइंग, मतलब एक तरीके से कह लो कि अगर ये बॉडी है प्लैनेट तो हम लोग इसका दिमाग है।
हम लोग ही सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं अल्टीमेटली, एक बड़े लेवल पे देखा जाए तो, अभी तो खासकर, कि क्या होना है क्या नहीं होना है। तो ये दिमाग, मतलब इसको इतनी मानसिक बीमारी क्या हो गई है कि ये खुद को तबाह करने पे आमदा है, कि बढ़ते जा रहा है, लेकिन इसकी हवस है कि क्या है, जो मतलब चाहे आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ले लें, चाहे आप और उसके साथ जो हमारी ग्लोबल टेंशन अभी चल रही हैं, वॉर की टेंशन यहाँ वहाँ चलती रहती हैं, आप ले लीजिए हमारी जो क्लाइमेट वाला मामला है, हमारा पेंडेमिक फैलाने की जो क्षमता आज हम बढ़ाते जा रहे हैं जिस भी तरीके से। तो अब जब हमें पता चलते जा रहा है कि ये है और चीज़ों का स्केल बढ़ते जा रहा है, तो डिस्ट्रक्शन का स्केल अगर बढ़ गया और वो ख़त्म हो गया और हमें लाइफ दिखाई नहीं देती कहीं और इस छोटे से नीले टापू के अलावा अंतरिक्ष में, तो फिल्टर ही है, मतलब ये तो हाँ, तो इंटेलिजेंस का फिल्टर। तो आई होप अभी जेनजी का टाइम है, उन्हें ये वाइब मिल रहा हो कि हमें अपने प्लानट को प्रोटेक्ट भी करना है, आगे भी बढ़ाना है। और जो टेक्नोलॉजी तो अपने हाथ में, ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का अपना साइड इफेक्ट्स भी है, बट उसके अच्छे इफेक्ट्स भी है। कैसे यूज़ करोगे, इट इज़ द क्लीनेस्ट एनर्जी सोर्स पॉसिबल अगर आप यूज़ कर पाओ तो। अगर फ्यूजन कल के दिन अगर हम लोग निकाल पाते हैं कि फ्यूजन से इलेक्ट्रिसिटी वाला जो प्रोजेक्ट्स है वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, इट इज़ द क्लीनेस्ट फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी दैट यू कैन एवर प्रोड्यूस। तो ये तो अब हमारे ऊपर है। तो आई थिंक जेनजी को आप प्रेरित करो, तुम जैसे यूट्यूबर को ही ये बात सबके समक्ष लानी पड़ेगी कि उन्हें इस बात से अवगत होना चाहिए। आप थोड़ा देखते हैं जेनजी, मतलब आप देखते हैं सोसाइटी और अगली पीढ़ी कहाँ जा रही है। नहीं, अगली पीढ़ी तो मैं आधी तो मेरे लाइफ में भी है कुछ, तो सारे मेरे तो पीढ़े में हर तरह के लोग हैं। आपको क्या लगता है इसको देख के, इनके लिए हम ये पेड़ पानी ये सब बचा रहे हैं? वो जो एक चलता है मीम, कई बार कुछ ऐसी हरकतें भी होती हैं, क्यूट है ठीक है, लेकिन कुछ ज़रूरी चीज़ों पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। नहीं, मैं तो ऑप्टिमिस्ट हूँ। मुझे हमेशा लगता है कि देयर आर एनफ पीपल हु अंडरस्टैंड कि हमें ये प्रोटेक्ट करना है, एंड till there is that type of responsibility, I think I'm an optimist, I have to say. I am always on the side कि we will persevere. ऑप्टिमिस्ट तो सर मैं भी होना चाहता हूँ, हर कोई होना चाहिए, मतलब मैं हमेशा आर्ग्यू तो ऑप्टिमिज्म की साइड से ही करता हूँ, लेकिन अभी आप ऑप्टिमिज्म की साइड है तो मैं आपको उल्टी साइड से। श्योर। जियोपॉलिटिकल लेवल पे आप लोग देख लें कि जो मेजर पावर्स हैं, अभी तो दो ध्रुव जो नए बन रहे हैं वो यूएस और चाइना है, ईस्ट एंड वेस्ट में। ये तो एक्सपेंशनिस्ट पावर है प्रकट तौर पे, बोल्डली, कोई छुपे तरीके से नहीं, सीधे सीधे कि हम तो तुम्हारे प्लॉट पर कब्जा कर लेंगे। वो ट्रंप निकल चुके हैं ग्रीनलैंड और पनामा से, वहाँ शुरुआत कर रहे हैं। चाइना कब से कर रहा है, और वो मतलब तिब्बत ले ही चुका है, पता नहीं क्या क्या ले चुका है, अरुणाचल कुछ हिस्से, हांगकांग ले चुका है, ताइवान ले, हाँ वो ताइवान को उन्होंने वो कर दिया 2017 में। तो ये तो फैलाव विस्तार की तरफ है। और मतलब ये चाइना से, मतलब वो रुके इसलिए थे कि यूएस वहाँ पे, यूएस डोमिनेंस या ग्लोबल जो बाकी का स्फीयर था वो थोड़ा चेक में रखे है चाइना को। बट अभी तो ये भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ये भी बहुत तेज, इनमें से कोई भी बढ़ रहा है हमारे लिए तो दिक्कत ही है, मुझे तो यही लगता है। मतलब क्योंकि अल्टीमेटली तो एक्सपेंशनिस्ट और इनको लगता है कि हमारा जीने का तरीका सुप्रीम है और वो पूरी दुनिया में ये फैलना चाहिए और बाकी लोग भी अंडर आ जाएं, ये भी कब्जे में लो, ये तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। फिर वो सब्सिडरी अलायंस सिस्टम जैसा, मुझे तो फ्यूचर ये दिखता है। इनमें से कोई भी अगर द प्रॉमिस ऑफ दिस टेक रेवोल्यूशन जो अभी चल ही रहा है, इसकी वेव पता नहीं कहाँ पे है, अभी शुरू हुई है कि उफान पे है कि ढलने वाली, मुझे नहीं पता। लेकिन जो ये इसका एक एक्सट्रीम प्रॉमिस है कि बहुत खतरनाक पावर्स ये दे देगा किसी भी एक शक्ति को जो पहले इस तक अपना हाथ बढ़ा लेती है। समुद्र मंथन जैसी लेजेंड्स हम देखें पुरानी कहानियों में जो मिलता है कि इधर से रस्सा कसी चल रही है, एक तरफ से वो खींच रहा है, एक तरफ से ये खींच रहा है, उसमें से अमृत निकलेगा, जिसके हाथ में अमृत आ जाएगा वो सर्वशक्तिशाली हो जाएगा, हलाल भी निकलेगा, हलाल भी निकलेगा। उसको डील करने की तैयारी तो मुझे नहीं लगता कोई कर रहा है जल्दबाजी में। खासकर डोनाल्ड ट्रंप जो आप अभी बोल रहे थे कि ये हमारी जिम्मेदारी है, और पर जो बड़े लेवल पे प्लेयर्स हैं, चाइना ले लीजिए, ट्रंप ले लीजिए, वो क्या, वो तो क्लाइमेट चेंज और इन सबको धता बताते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि चाइना हमसे आगे न निकल जाए, चाइना बढ़ रहा है कि यूएस हमसे आगे न निकल जाए। इंडिया बेचारा, मतलब इंडिया अपनी फिलॉसफी के साथ और डीपली रूटेड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के साथ करना चाहता है ये बात कि भाई पृथ्वी बचाते हैं हम लोग, लेकिन अगर ये निकल गए तो हम ही नहीं रहेंगे। तो जो पृथ्वी बचाने की बात करने वाले वही नहीं रहेंगे,
तो वो भी फिर मजबूरन हमें भी वो रास्ता अपनाना पड़ता है, बाकी देशों को भी अपनाना पड़ता है सेल्फ डिफेंस के लिए, अपनी तरक्की के लिए, लोगों की भलाई के लिए। रामधारी सिंह दिनकर का आई थिंक तो एक कविता था, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसमें गरल हो, जिसके पास गरल हो, राइट। तो ये तो भारतीय जेनजी को और जितने टीनेजर्स हैं उनको, वी हैव टू बिकम अ टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस। अगर आप पीछे बैठे रहेंगे और लोगों को ज्ञान देंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। यहाँ सब ज्ञानी हैं, ज्ञान ना बांटे, यहाँ आप कर्म करें और तभी जाके आपको एक पोजीशन मिलेगा टू स्टार्ट डिक्टेटिंग टर्म्स और स्टार्ट टू से। ये खाली बोलने से काम नहीं बनेगा। तो इसीलिए आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि जो व्यूअर्स हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स होंगे जो देख रहे होंगे, स्टेम फील्ड्स में आओ। साइंस टेक्नोलॉजी में इंडिया को आगे बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इंटरेस्ट लो और कंट्रीब्यूट करो, क्योंकि जब तक इंडिया ये सब चीज़ों में आगे नहीं रहेगा, सी द ऑल्टरनेटिव ऑफ टेक्नोलॉजिकल सुप्रीमेसी इज ओनली वन, इट इज टेक्नोलॉजिकल स्लेवरी। यू आर ईदर सुप्रीम और यू आर अ स्लेव। तो फ्यूचर इज विथ यू गाइस, आप लोग आगे बढ़ो और टेक्नोलॉजी को अपने हाथ में लो, और तभी जाके यू विल हैव अ पोजीशन वेयर यू विल बी एबल टू डिक्टेट टू अदर्स कि देखो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू फॉर अ सस्टेनेबल लिविंग। तभी जाके तुम ये ज्ञान दूसरों को दे पाओगे। सो आई थिंक दैट्स द ओनली वे फॉरवर्ड। ये प्रसंग जो सर ने बताया, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, जिस नर में भी बसे नमन है तेज प्रताप को बल को। देखिए, पीस के लिए नेगोशिएट करने के लिए आपके पास पावर होनी चाहिए, नहीं तो आप वीक हैं। अगर आप वीकनेस के साथ पीस की बात कर रहे हैं तो सिर्फ आप वीक हैं। अगर आप पीस की बात कर रहे हैं जब आपके पास पावर है, जब आपके पास ऐसे अस्त्र हैं जो आप समुद्र को दिखा सकते हैं, जब वो रास्ता ना दे 3 दिन तक हाथ जोड़ने के बावजूद, तब आपकी विनम्रता को माना जाएगा, है ना। और उसी में क्या लाइन आती है वो पढ़ लीजिएगा आप लोग। बात ये है कि कुछ बन जाओ, कुछ कर जाओ, मतलब फिर बात करना है इन सब की, पीस की और इस सब की, है ना। बुद्ध का मार्ग तो हमें अपनाना ही, हम तो सर्वश्रेष्ठ मानते हैं उसको, लेकिन वो युद्ध के रास्ते से ही होके जाता है। मतलब धर्म की जो स्थापना है युद्ध के बाद ही होती है कई बार, तो है ना। तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए। कोशिश तो यही करनी चाहिए कि शांति प्रस्ताव भेजे जाए, कृष्ण को भेजा जाए और अंगद को भेजा जाए कि भैया लड़ाई नहीं करते, हनुमान को भेजा जाए कि भैया लड़ाई नहीं करते हैं। पर अगर बात आ जाए तो तैयार भी रहना चाहिए। तो इस दिशा में आप लोगों को काम करना चाहिए। आप लोगों को इस डिल्यूजन में नहीं रहना चाहिए वोकनेस के कि नहीं पीस, मतलब वहाँ यूएस में चलता है, मतलब वहाँ ज़रूरी भी है क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा तबाही मचा रहे हैं। तो वो उनका कॉन्टेक्स्ट अलग है कि वो एक्सपेंशनिस्ट पावर्स हैं। तो वहाँ जो यूनिवर्सिटीज़ में प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो जायज़ है कि भाई हम दूसरों पे अत्याचार क्यों कर रहे हैं इस शक्ति के साथ, तो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के उसको उठा लेते हैं इंडिया में, और वही लाइन एकदम पकड़ के कि नहीं इंडिया को भी न्यूक्लियर वो हटा देने चाहिए, अपने यहाँ से भी वॉर टेक्नोलॉजीज, डिफेंस टेक्नोलॉजीज पर काम नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन को समझो, है ना। ये बड़ी दिक्कत है हमारी नई जनरेशन के साथ कि वो आधे अधूरे कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है ना वेस्टर्न मीडिया का और वेस्टर्न थॉट प्रोसेस का, जो कि नॉलेज का आजकल कह लीजिए कि वहाँ से ओरिजिनेट होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर दुनिया में फैलती हैं। तो वहाँ से मतलब वो काशी है दुनिया का कि वहाँ से निकलता है फिर पूरी दुनिया में फैलता है। तो वो बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के मत उठाओ, है ना। हर चीज़ का एक कॉन्टेक्स्ट होता है। खैर हम लोग बहुत ज़्यादा डिविएट कर गए, तो डिफेंस की बात आ गई। अल्टीमेटली तो सारा काम वही है, आत्मरक्षा का और दूसरों के कल्याण का। हम लोग आपके काम पे वापस लौटते हैं और फ्यूचर आपका जो खासकर काम है फ्यूचर ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी पे, वो किस तरह का है और अभी आप क्या कर रहे हैं। आपने ब्रिक्स के बारे में हमें बताया, आपने बताया कि माइक्रोबियल सिस्टम्स पे आप काम कर रहे हैं, और क्या क्या काम है जो हमें हमारे दर्शकों को, नई पीढ़ी को दिलचस्प लग सकता है। काम तो हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ों पे कर रहे हैं अभी। इंटीग्रेट वहां से एक प्रस्ताव आ गया कि ये वाला जरूर बता दीजिएगा मेरा जो काम है।
तो हमारे अर्थ के चारों तरफ हमारे उपग्रह हैं, राइट, जो सैटेलाइट्स हैं जो ये कर रहे हैं। तो अब इसमें ऑब्वियसली सबसे आगे है यूएस, जिसके पास सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स है, उसके बाद चाइना है, फिर बीच में इंडिया भी आता है। अब लेकिन इन द नेक्स्ट कमिंग 20-30 ईयर्स ये बहुत चेंज होने वाला है। बहुत सारे सैटेलाइट्स आएंगे जो टेक्नोलॉजिकली बहुत सारे डेटा एक साथ निकाल पाएंगे, अर्थ पे ऑब्जर्व कर पाएंगे, डिफेंस की तरफ से, एनवायरनमेंट की तरफ से। अगर लेट्स से कहीं पे आग लग रही है, कौन सा फॉरेस्ट पे कहाँ आग लग रही है, कौन सा फॉरेस्ट एरिया कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, कहाँ माइनिंग हो रहा है, कहाँ ह्यूमन हैबिटेट्स बढ़ रहे हैं, कम रहे हैं, ये सारा डेटा अवेलेबल होगा। दिस गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स दैट आर गोइंग टू कम इनटू ऑर्बिट, इंक्लूडिंग सैटेलाइट्स लेट्स से क्वांटम डोमेन में देयर विल बी सैटेलाइट्स डूइंग क्वांटम कम्युनिकेशन, देयर विल बी सैटेलाइट्स डूइंग मैन्युफैक्चरिंग इन स्पेस। कैन यू बिलीव इट कि लोग कुछ चीज़ों को मैन्युफैक्चर स्पेस में ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं दैन ऑन अर्थ इटसेल्फ। सो देयर विल बी सम थिंग्स दैट विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन स्पेस दैट मे बी ब्रॉट टू अर्थ। तो ये सब चीज़ों में ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है अभी लोगों में, काफ़ी सारा काम चल रहा है, हमारे लैब में भी कुछ चल रहा है। और बट इंडिया का आप ये बता रहे हैं या ग्लोबल? नहीं, ग्लोबल का बता रहा हूँ। ग्लोबल का बता रहे हैं। हाँ, तो इसमें हमारी लैब भी कुछ इस टाइप के एरियाज में काम कर रही है। ये नेक्स्ट जनरेशन सैटेलाइट्स है जिसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑप्टिक्स कैन बी ऑन बोर्ड सैटेलाइट्स, देयर कैन बी मैन्युफैक्चरिंग स्मॉल प्लांट्स on satellites, and that I'll give you one example quickly. For example, अगर आप 3D प्रिंट करना चाहते हैं हार्ट टिश्यू को, ठीक है, अगर अर्थ पे आप जो हार्ट टिश्यू है उसको, अगर हार्ट को 3D प्रिंट करना चाहते हैं, तो जैसे जैसे वो प्रिंट होता जाता है तो ऊपर का जो लेयर है वो नीचे के लेयर को काफ़ी दबाते चला जाता है। और इस 3D प्रिंटिंग प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है क्योंकि यू आर डीलिंग विथ लाइव सेल्स। इट टर्न्स आउट कि अगर आप तो इससे क्या होता है कि थोड़ा डिस्टॉर्शन होने लगता है अर्थ पे जब आप फुल ग्रोन हार्ट अगर आप 3D प्रिंट करना चाहो, क्योंकि ऐसे तो हमारा हार्ट ऐसे बना नहीं है ना। हमारा हार्ट बना कैसे, बहुत ही छोटा है, धीरे धीरे करके बच्चे से बड़े होते हैं। ये हमारा नेचुरल प्रोग्रेशन है। तो पेट में ही शुरू हो जाता है। हाँ? गर्भ में जब हम होते हैं तो अब आपको किसी को हार्ट ट्रांसप्लांट देना है, किसी को एक नया हार्ट देना है, तो उसे तो एक बड़ा आदमी का हार्ट बना के तो आपको देना पड़ेगा ना। तो ये जो 3D प्रिंटिंग प्रोसेस है ये अर्थ पे प्रॉब्लमेटिक होती है, लेकिन आप अगर सैटेलाइट में ग्रेविटी लेस एनवायरनमेंट में आप इसको 3D प्रिंट करो तो ये ज़्यादा अच्छी बनती है। तो एक स्कूल ऑफ थॉट है जो ये बोलता है कि इस टाइप के जो डेलिकेट ऑर्गन्स है ये आप स्पेस में मैन्युफैक्चर करोगे और अर्थ में लेके आओगे। और इस तरह से हार्ट टिश्यू हो सकती है, लिवर हो सकती है, स्किन हो सकता है, अलग अलग चीज़ें हो सकती है। तो देयर इज़ एन एंटायर इकोनॉमी जो स्पेस में आएगा। सो स्पेस इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ because space is going to become a ground for all types of people, not just aerospace engineers. It will have place for biologists, it will have place for, it will be extremely interdisciplinary, mechanical engineers, electrical engineers, civil engineers, physicists, biologists, all will have to come together अगर इंडिया को स्पेस में एक लीडिंग पावर रहना है। तो इतनी सारी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, इस पे अभी काम शुरू करना होगा। और आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज फॉर अ लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल। तो सहवीर्यम करवा वहे जो मंत्र है, लेट अस डू ग्रेट डीड्स टुगेदर, ये हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया। हाँ, मैंने देखा था। लेट अस लर्न टुगेदर, शांति मंत्र जी। भोजन मंत्र हम लोग शांति, मतलब भोजन से पहले शांति मंत्र ये होता था, साथ पढ़ें साथ बढ़ें और साथ में बड़े बड़े काम करें, और ओम शांति 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 के साथ करें, शांति के उद्देश्य के लिए करें। ये मुझे इंडियन फिलॉसफी की बहुत अच्छी बात लगती है। एंड आई फील वेरी फॉर्चुनेट कि हमें इस तरह की हारमोनियस फिलॉसफी के बीच में पैदा होने का, पल्ले बढ़ने का समय मिला। बहुत सारी दिक्कतें हैं इंडिया में, उन पर काम कर रहे हैं कुछ लोग उसमें पीछे ले जा रहे हैं, कुछ लोग ट्विटर पे लड़ाई कर रहे हैं, कुछ लोग औरंगजेब की कब्र खोद रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में आई फील वेरी फॉर्चुनेट कि इस विचार परंपरा से इसके बीच हमारी परवरिश हुई। तो इसका फ़ायदा उठाइए, नहीं तो हम बात ही करते रह जाएंगे और वहाँ आगे फिर कोई लाइब्रेरियाँ जाइए, ये सब जो आप किताबों में लिखे हुए हैं ये सब कोई जला देगा। और अब तो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का भी समय आने वाला है। अब कोई सेना नहीं खड़ी होगी आपकी देश की सरहदों पे जिसको आपको दिख रहा होगा कि इससे मुझे लड़ना है, तो आप पत्थर लेके लड़ने पहुँच जाएँ कि नहीं हम लड़ लेंगे। अब आपके दिमाग में विद द राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एवरीथिंग, अब ये बहुत बड़ी एक आशंका है कि जो आपकी थॉट प्रोसेस, अब ये जो युद्ध है ना वो यहाँ तक आ चुका है। अब दुनिया में जिस लेवल का काम हो रहा है वर्सेस भारत में जिस लेवल का काम हो रहा है, आप देखते रहते होंगे, आपको दोनों दुनियाएं पता हैं।
खासकर कटिंग एज के मामले में, और भविष्य कहाँ जा रहा है? क्या अंतर लगता है आपको? कितने, अगर आप सालों के टर्म्स में बता पाएँ कि हम कितने पीछे हैं, या बजट के टर्म्स में तो ऑफकोर्स हम देख ही सकते हैं, बट हाउ डू वी कैच अप? सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि हमें करना ही पड़ेगा, अदरवाइज जैसा कि आपने कहा, इधर टेक्नोलॉजी डोमिनेंस या सिर्फ। तो पीछे तो हम हैं, लेकिन जो मेरे समय का भारत और आज के भारत में मुझे डिफरेंस दिखता है वो मैं बता देता हूँ। वो ये था कि मेरे समय के भारत में वो अपॉर्चुनिटी ही नहीं थी कि आप कुछ करो। आपके समय का भारत मतलब जो लेट्स से 1990s का भारत था, अर्ली 2000s का जो भारत, जब जस्ट लिबरलाइज हुई थी 1991 में, तो हम लोग खत्म ही होने वाले थे। हमारा गोल्ड पोर्टुगल के पास चला गया था। सो उस समय के भारत और आज के भारत में बहुत ही ज़्यादा अंतर है, काफ़ी डिफरेंट है। ये अपॉर्चुनिटीज़ हमारे बहुत, मेरे फ्रेंड्स के पास, और ये हम लोग जब बात करते हैं पुराने दिनों के बारे में, हमें याद आता है कि नहीं थी, अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं थी। आप काम आगे क्या करोगे, आपको मन है लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। आज इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं, अभी भी कम है और होनी चाहिए, लेकिन फिर भी काफ़ी मात्रा में अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। आप यंग स्टूडेंट्स, अगर आप अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते हो, आप स्टार्टअप्स कर सकते हो, आप रिसर्च कर सकते हो। इतने सारे रिसर्च लैब्स हैं जहां पीएचडी पोजीशंस है, मास्टर्स के लिए है। आप आगे पढ़ो, आगे ये करो। मल्टीपल वेज हैं, आपको किसी एक तरीके से ही करने का ज़रूरत ये नहीं है कि आपको ऐसे ही एक फलाना तरीका है बस आप उसी में पढ़े रहो, ऐसा कोई ये नहीं है। आप डॉक्टर बन सकते हो, बायोलॉजिस्ट बन सकते हो, आर्कियोलॉजिस्ट बन सकते हो। कितने सारे एरियाज खुलते जा रहे हैं, तो इसका फ़ायदा उठाना चाहिए इस पीढ़ी को और आगे बढ़ना चाहिए। आखिरी के 2 मिनट में लेना चाहूँगा, एक मिनट आप। मैं चाहूँगा कि इसको हम रैप अप करें और आप 2 ग्रुप्स को एड्रेस करें। पहला ग्रुप वो है जहाँ से आप आते हैं शायद, जो आपका स्वदेश मूवमेंट था। आप बाहर गए, बाहर काम कर रहे थे, बेहतरीन रिसर्च फैसिलिटीज़ हैं भारत में, तो रिसर्च का स्तर ये टॉप संस्थान है, तो आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पे क्या, बट बाकी जगह इवन IITs वगैरह में भी और यहाँ पे भी ना पढ़ाई ढंग की है, ना रिसर्च भी उस टॉप लेवल की है कि कोई कह सके हम रिसर्च पे फोकस, इसलिए पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है। और फिर बाकी इंजीनियरिंग कॉलेजेस का तो भगवान ही, मतलब क्या कह लें, मालिक है। तो ये है, इंडिया में नहीं है, हालत अच्छी नहीं है। बाहर आपने देखी है, बाहर अच्छी हालत है, ये एक फैक्ट है ना। नंबर्स में आप देख लें या किसी भी तरीके से उसको आप देख लें, पर आप बाहर से वापस आए क्योंकि चीज़ें आपको लगता है इंप्रूव हो रही हैं, आप ऑप्टिमिस्ट हैं, और जैसा कि आपने कहा कि अगर हम ये नहीं करते हैं तो दिक्कत हो जाएगी। तो बाहर बहुत सारे लोग हमारी ऑडियंस देखती है, वो खासकर साइंस एंड टेक वाले लोग हैं, और मतलब जो कुछ न्यूरो साइंटिस्ट हैं, कुछ अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में हैं, कुछ यूरोप में हैं, कुछ US में हैं। ब्रेन ड्रेन वाली जो बात है, हमारा सारा टॉप टैलेंट वहाँ चला जाता है, एंड फॉर अ रीज़न कि यहाँ पे इतना टैक्स देना पड़ता है और क्वालिटी ऑफ लाइफ कुछ नहीं है, ब्यूरोक्रेसी इतनी ज़्यादा है, हमें हर छोटी चीज़ के लिए कुछ अच्छा करने जाते हैं तो खींचने के लिए 1000 लोग खड़े हो जाते हैं। तो ये दिक्कतें हैं, लेट्स एक्सेप्ट इट। बट आप आए हैं एक ऑप्टिमिज्म के साथ, एक उम्मीद के साथ कि कुछ कर सकते हैं, तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि इंडिया उनके लिए है जो कुछ करना चाहते हैं। यहाँ दिक्कतें हैं थोड़ी, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाहर भी सब कुछ केक वॉक है। मेरा एक बहुत बड़ा लैब था कनाडा में, और उसको मेंटेन करने में मुझे बहुत मेहनत लगता था। इट वाज नॉट इजी टू गेट फंडिंग ऑफ दैट। हम लोग बहुत समय बस वो लैब्स जाते हैं, विजिट करते हैं और देखते हैं कि अरे इतना अच्छा लैब है, इतना सब कुछ है, लेकिन वो लैब्स को जो लोग चला रहे हैं वो बहुत मेहनत करते हैं। उनके ऊपर उनका काफ़ी समय जाता है, वो लैब्स को मेंटेन करने में काफ़ी स्ट्रेस जाता है। तो US में भी मैंने लैब बनाया था, कनाडा में भी बनाया था। इट इज़ नॉट ईजी. It takes a lot of work, a lot of going out there. इंडिया के challenges slightly different है, but यहाँ पे भी आप effort दोगे आज के दिन में तो आपको results मिलेंगी। यहाँ का if you want to come back, you should come back knowing कि you would want to fight back with the Indian challenges which are different. But that doesn't mean कि बाहर सब कुछ easy है। बाहर के लैब में भी आपका लैब चलाना 10 साल, एक लैब को मेंटेन करना, $1 million लैब मेंटेन करना, $10 million लैब मेंटेन करना। So if you want to come back, you should there are a lot of opportunities for you. और सोशो कल्चरल चैलेंजेस भी हैं। पहली बात तो आपको इतना एक्सेप्टेंस नहीं मिलता, प्लस आप जिस तरीके के माहौल में पले बड़े हैं, आप वो वाइब मैच नहीं कर पाते कि यार ये क्या बात, मतलब हम लोग सहयोग की बात करते हैं, मिलजुल के रहने की, जॉइंट फैमिली, और ये सब मतलब एक हिस्सा है इंडिया का, उसके एक्सट्रीम्स की बात अलग है। पर मैंने बहुत सारे लोगों से जिनसे बात करी है वो ये चीज़ बहुत मिस करते हैं
इंडिया का जो वाइब चेक वाला मामला है। दूसरा ग्रुप मैं आखिर 1 मिनट में चाहूँगा आप एड्रेस कर दें उनको। हम उनके भरोसे तो नहीं रह सकते जो बाहर चले गए, मतलब वो आएंगे नहीं आएंगे, वी डोंट नो। अभी हमारे पास जो है, जो इंडिया में है, जो यंग लोग हैं जो आगे की रिसर्च के लिए राह तलाश रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं या इवन ग्रेजुएट भी हो चुके हैं, आप इजी है फील्ड स्विच करना, बहुत सारे लोगों ने की है इतिहास में भी। तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे कि कैसे, अगर उनका थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है, जो कि इस चैनल की ऑडियंस का है, वो ये कहते हैं कि अगर आप पहले हमें मिल जाते हो उनको मेरी टीचिंग मेथड, तो उनको ये पता है कि हमें टीचर्स अच्छे नहीं मिले इसलिए हम साइंस और टेक से थोड़ा दूर हो गए, अगर हमें टीचर्स अच्छे मिल जाते, हमें सही मार्गदर्शन मिल जाता, तो आज हम इसरो में होते या ये होते। इस तरह के कमेंट्स मुझे बहुत दिखते हैं। तो इस तरह के लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, जो हो सकता है अर्ली 20s में हो या हो सकता है लेट मतलब मिड 30s में हो, जो जिनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, करियर वगैरह है? तो मैं इसका यूनिवर्सल आंसर तो नहीं दे सकता कि सबको ऐसा करना चाहिए कि, लेकिन ये मैं ज़रूर बोलूँगा कि अभी इंडिया में ऐसा सिचुएशन है कि देयर आर अ लॉट ऑफ जॉब्स फॉर विच देयर आर नॉट इनफ स्किल्ड पीपल। तो आप जो पढ़ाई मिस कर रहे हो ना, और आप जो टेक्नोलॉजी में मतलब एक्सेलेंट बनना मिस कर रहे हो, उसका रियल इफेक्ट हो रहा है इंडिया पे। कि आज स्टार्टअप्स को इतने पैसे मिल रहे हैं और उनको लोग नहीं मिल रहे हैं हायर करने के लिए जो वो काम कर पाए, और उन्हें वो लेवल के टैलेंट मिल ही नहीं रहे हैं, उन्हें कुछ और से काम चलाना पड़ रहा है। बिल्कुल। तो आप किसी भी तरह से करके, बाय द वे मैं जब आईआईटी में था आई हैड सिमिलर चैलेंजेस द वे आई डिड इट। अगर अगेन आई एम नॉट सेइंग कि आप सबको इसी तरह से करना होगा। मैंने अच्छे अच्छे प्रोसेस के साथ अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स किए, और समर में प्रोजेक्ट किया, विंटर में प्रोजेक्ट किया, सेमेस्टर में पढ़ाई शायद नहीं की, पहला 2 साल तो मैंने भी पढ़ाई नहीं की, तो मैं तो बैक बेंचर था। लेकिन वो प्रोजेक्ट्स करते करते मुझे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सब बहुत कुछ आ गया, और वो इंटरेस्ट भी आ गया। फिर मुझे वो कोर्सेज का क्यों ज़रूरत है वो भी समझ में आ गया। सो देन आई रियलाइज कि क्यों ये सिस्टम ऐसा है। इट्स नॉट टोटली कि कोई ब्लाइंडली या बहुत बुरे इसके साथ बनाया है, बुरे नज़र के साथ बनाया कि ये मैं किसी को तो मैं टॉर्चर करके रहूँगा, ऐसा नहीं है। तो वो मुझे बहुत हेल्प किया। जो ग्राउंड लेवल पे अंडरस्टैंडिंग की है, यहाँ पे ये नॉलेज यहाँ एप्लीकेबल होती है, तो मुझे पर्सनली बहुत हेल्प किया। सो मे बी दैट इज समथिंग यू कैन ट्राई। आई कैन नॉट अगेन गिव एन आंसर टू एवरीबॉडी, सो आई डोंट नो कि आप क्या कर सकते हो, लेकिन मैंने तो ये किया था। आप लोग भी सिमिलर चीज ट्राई कर सकते हो। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग योर टाइम। आपने, हम थोड़ा सा तो टाइम लिमिट के हिसाब से ओवरशूट करके जैसे कि हम हमेशा करते हैं, लेकिन दिस वाज अ वेरी हेल्पफुल कन्वर्सेशन। इसका मकसद हमारा यही है कि लोग समझें कि क्या चल रहा है और किस मुहाने पर खड़े हैं भविष्य के, जहाँ से यहाँ जा सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं, और ये हमारे हाथ में, और इसमें मार्गदर्शन आप जैसे लोग बहुत काम आते हैं। थैंक यू सो मच। Thank you, Ayush. Thanks for coming. And again, you're welcome again to come back someday. श्योर, अगली बार हम थोड़ा बेटर क्रू, बेटर कैमरा और बहुत सारी इन चीजों के साथ आएंगे। आपके लाइफ में हमारा बहुत सारी चीजें दिखानी थी, और ज्यादा टाइम लेके आएंगे। अब हमारी फ्लाइट है, सर को भी कहीं जाना है, तो हम निकलते हैं। ऐसे ही मजेदार लोगों के साथ हम मिलते रहेंगे। होपफुली आलोक सर के साथ कई बार मिलेंगे, क्योंकि आपको बार बार बताया जाना जरूरी है कि बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत कुछ किया जाना जरूरी है, और ये सब मजे के साथ किया जा सकता है, ये सब शांति के साथ किया जा सकता है। तो चिल करिए, मजे करिए, लेकिन काम भी करिए।